हम देखने वाले हैं वो आपका बीपीएससी दृष्टि का देखेंगे। और ये स्पेशली जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन तक देख भी लिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में जो आपका जयप्रकाश नारायण जी का भूमिका था उसको भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्पेशली क्या देखेंगे कि बिहार किसान आंदोलन जो किया गया था स्वामी सहजानंद जी के द्वारा, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी जो मेरे वीडियो बनाए हो उसको नहीं देखा होगा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। दृष्टि नाम से प्लेलिस्ट बना होगा जो स्पेशली जो है बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार आपके जीएस जितने भी आते हैं बीपीएससी से रिलेटेड, और ये स्पेशली होगा आपका 69 बीपीएससी से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे हम जो शुरू करने वाले हैं वो देखेंगे कि बिहार जो है वो किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका क्या रही थी। तो डिटेल में यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे, और जितने भी पॉइंट है मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करते हुए याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से जो है 1922-23 में क्या होता है कि शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सी के द्वारा जो है किसान सभा का गठन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा देने में स्वामी सहजानंद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, उनका जो है जन्म उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में 1899 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था स्वामी सहजानंद जी का? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के में हुआ था। और महात्मा गांधी का कितना हुआ था? 1869 में हुआ था। तो 20 साल ये जो थे वो छोटे थे सहजानंद जी। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि कम उम्र में उन्होंने अपने संन्यास की राह पकड़ ली थी। तो कौन? तो स्वामी सहजानंद जी सरस्वती जो थे वो सन्यासी बन गए थे बहुत कम उम्र में। कुछ समय के बाद जो है वे बिहार स्थित बिहटा में निवास करने लगे, और इस क्षेत्र में निवास करने पर रैयतों की दारुण दशा को देखकर उन्होंने इन रैयतों को संगठित करने का जो है वो प्रयास किया। ठीक है, रैयत मतलब किसानों को। उसके अलावा देख सकते हैं कि 4 मार्च 1928 को औपचारिक रूप से किसान सभा का आपका गठन किया जाता है। ठीक है, औपचारिक रूप से याद रखिएगा कि ये सहजानंद जी के द्वारा किया जाता है। और आपका एक जो ऊपर में हमने देखा है कि 1922 से 23 के बीच में है, जो ये समस्या का निराकरण करने के लिए किसान सभा का जो है वो शाह मोहम्मद जुबैर जी और श्री कृष्ण जी के द्वारा किया जाता है। औपचारिक रूप से 1928 में किया जाता है स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। क्या होता है कि 1900 नवंबर 1929 में क्या होता है कि सोनपुर मेला के अवसर पर इसे संगठित करते हुए रूप देते हुए प्रांतीय किसान सभा नाम बदल दिया गया। ठीक है, और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण को सचिव बनाया गया। ठीक है, तो सोनपुर मेला जब कब होता है? तो 1929 में होता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसके रूप को प्रांतीय किसान सभा नाम दिया जाता है, और स्वामी सहजानंद क्या बनते हैं? तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और सचिव कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। ठीक है, यमुना काजी जो बोला जा रहा है कि यमुना काजी या गुरु सहाय लाल को जो है प्रांतीय किसान सभा का मंडलीय सचिव बनाया जाता है। यानी किसको? तो स्वाम यमुना काजी को बनाया जाता है, और गुरु सहाय लाल को प्रांतीय किसान सभा का मंत्रिमंडलीय सचिव बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इन दोनों का नाम, यमुना काजी और गुरु सहाय लाल का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि यमुना इसी वर्ष क्या होता है कि 1929 में सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे ने बिहार की यात्रा की। तो 1929 वाला, और 1929 वाला जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप बताइएगा। लाहौर में होता है ना। स्वामी उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कि किसानों में जो है राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया जाता है। उसके अंतर्गत देखते हैं कि 1929 में क्या होता है कि इस संगठन की गतिविधियां व्यापक रूप स्तर पर क्या दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये जो है वो गया, हाजीपुर, आपका मुजफ्फरपुर आदि जो स्थानों पर क्या होता है कि किसान सभा का आयोजन किया जाता है। इससे बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी की। ठीक है, ये सब एरिया में जो है वो किसानों का किसान सभा का आयोजन किया जाता है, और किसानों ने भागीदारी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के दी। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पे इनकी प्रमुख मांगे जो है वो नहर शुल्क में कमी है, मालगुजारी कम करने, और सहकारी सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका मूल्य मांग क्या थे? तो स्पेशली शहर नहर शुल्क में कमी करना था, मालगुजारी कम करने के लिए, और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। ठीक है,
उसके अलावा देख सकते हैं कि आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके जमींदार चिंतित हो गए और उसने क्या किया, दमन के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया। उसके उद्देश्य से क्या होता है कि 1932 में एक जमींदार सार्थक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। ठीक है, एक जमींदार समर्थक जो थे वो किया जाता है राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल का। आपका स्थापना कब किया जाता है? तो 1932 में किया जाता है। ठीक है, ये स्पेशली फॉर जमींदारी के बेनिफिट के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, इस समय बोला जा रहा है कि इस पार्टी को जो है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ज़्यादातर जमींदार कांग्रेस के संगठन से जुड़ाव रखते थे। इस समय क्या होता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कब का वक्त? 1930 के वक्त का आपका बात किया जा रहा है। सहजानंद सरस्वती के आह्वान पर जो बड़े पैमाने पर किसान इस आंदोलन में शामिल हो गए हुए। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या होता है कि इसी समय जहानाबाद में एक सभा के दौरान जमींदारों ने क्या किया कि किसानों पर हमले करवाए, और इस घटना में क्षुब्ध होकर के किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। कब? तो 1933 में। और ये जो है आपका देख सकते हैं कि जहानाबाद में जो एक सभा के दौरान जमींदारों ने किसानों पे हमला भी कराया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का आयोजन किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसके माध्यम से किसानों को दयनीय स्थिति की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। ठीक है, अब ये किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए, और इनके इस कार्य में रामानंद सागर हो गए, और कार्यानंद शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और आपके जो यदुनंदन शर्मा जो है सहयोगी बनते हैं। ठीक है, और ये जो याद रखिएगा, जो आपके निर्विवाद नेता जो थे वो फेमस होने लगे बाद में। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो किसानों की समस्या को सुना भी गया था। आपका आगे बताया जा रहा है कि 1936 में क्या होता है कि लखनऊ में स्थापित की गई अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो स्वामी सहजानंद जी को नियुक्त किया जाता है, और इस घटना ने उन्हें एक अखिल भारतीय किसान नेता के रूप में स्थापित किया। किसको? तो स्वामी सहजानंद जी को। ये कब होता है? तो 1936 में। और कहाँ आपका? तो लखनऊ में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैंने बहुत बार बीपीएससी के एग्जामों में देखा है, उसके अलावा यूपीपीसीएस में भी मैंने इसको देखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब आप लगाते होंगे तो देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1936 में क्या होता है कि बिहार में किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। इस वर्ष तक जो है इनकी सदस्यता जो है कितनी हो जाती है? तो 25,000 से ज़्यादा किसानों की सदस्यता इसमें देखने को मिली थी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो बोला जा रहा है कि इस संगठन को गांवों के स्तर पर फैलाने में सहजानंद सरस्वती के साथ जो थे वो कार्यानंद शर्मा जी थे, राहुल संकृतान और पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा भी जो योगदान सराहनीय रहा गया है। ठीक है, तो आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर प्री का देखेंगे तो ये चारों का नाम पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है उन्होंने किसानों की समस्या तथा प्रमुख मांगों की कांग्रेस के मंच पर उठाने का प्रयास किया, और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से किसानों से संबंधित मुद्दे को क्या किया कि कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित करवाने में सफल रहे। ठीक है, इस घटना ने क्या किया कि किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि की, और इसी का परिणाम रहा कि 1937 के चुनावों में जो है वो कांग्रेस को किसानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 1937 के चुनाव के बाद क्या होता है कि बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किसानों की मांग के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, यानी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कांग्रेसी मंत्रिमंडल को कि क्या समस्या जो है किसानों को हो रही है। ठीक है, और यही कारण होता है कि जिससे सहजानंद जी का मतभेद हो जाता है आपके कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो आपका 1937 में क्या होता है, चुनाव कराया जाता है। तो बाद में क्या होता है कि किसानों के मांगों पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही जो है आप सारण, चंपारण, मुंगेर के जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यों को किसान सभा में भाग लेने से क्या किया कि रोक दिया। ठीक है, उनके द्वारा रोक भी दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस घटना ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल और किसान सभा के बीच क्या किया कि मतभेद बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि इन परिस्थितियों में सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन को स्वतंत्र रूप से चलाने का निर्णय किया, तथा किसानों और प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाए जाने लगा। ठीक है, अब जो है हम खुद ही
निपटेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब स्टार्ट किया गया स्वामी सहजानंद जी के द्वारा, ठीक है। इस समय बड़हिया ताल के इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया। तो याद रखिएगा, तो आपका बर्खास्त आंदोलन किस लिए, तो बड़हिया ताल के इलाके में चलाया गया था, और ये किसके द्वारा, तो कार्यानंद शर्मा जी के द्वारा, और ये जो है जमींदारी उन्मूलन के लिए चलाया गया। तो ये हमेशा पूछता भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैं आपको जो जो बता रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर में उसको देख करके कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों को दिया भी है और मैंने क्लियर भी किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इस तरह से बोला है कि इस तरह जो है कांग्रेस के उपेक्षापूर्ण रवैये से किसानों का झुकाव जो साम्यवादी दल की तरफ हुआ, और यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से आंदोलन चलता रहा और बाद में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया था, किसान आंदोलन को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे किसानों की संगठित करने और संघर्षशील बनाने और किसानों की मांगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल करने में सफल रहे, ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है कि उनका कांग्रेस से विरोध भी उत्पन्न हुआ। उसके अलावा देख सकते हैं कि सहजानंद सरस्वती ने अपने वैश्विक शासन के साथ ही जमींदारी व्यवस्था का भी प्रबल विरोध किया था कि इस व्यवस्था से पीड़ित भारतीय जनता को मुक्ति मिल सके, ठीक है। तो आप ये इस तरह से पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में जो सांप्रदायिकता का बात चला था ड्यूरिंग आपका जो नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो बिहार में सांप्रदायिकता की जो मूवमेंट चलाया गया, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये इसमें क्या दे रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत में सांप्रदायिकता का जन्म जो है उपनिवेशवादी नीतियों और उनके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत से उत्पन्न परिणामों से के कारण हुआ था, ठीक है। यानी जो परिवर्तन किए गए थे, आपका क्या होता है कि उपनिवेशवादी जो नीतियाँ थी और उसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। परिवर्तन के कारण हुआ था, मगर सरल शब्दों में कहे तो ब्रिटिश शासन सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में क्या किया कि इस भावना को जन्म दिया, ठीक है। साथ ही में क्या होता है, साथ ही कांग्रेस द्वारा शुरुआत में इस तथ्य में उदासीन रहना और मुस्लिम लीग की जो आपके मुस्लिम लीग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने इस भावना को और उग्र बना दिया कि जिस तरह से मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक भावना को आगे बढ़ाया, तो ये और जो है उग्र रूप हो जाता है, ठीक है। वही आपको बिहार में भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि बाद में क्या होता है कि वर्षों में जो है कांग्रेस ने सांप्रदायिकता विभेद का विरोध किया, साथ ही सांप्रदायिकता एकता को बनाए रखने हेतु जो प्रयास करते रही, किंतु तब तक स्थितियां आगे निकल चुकी थी, ठीक है। यानी अब जो है कंट्रोल से बाहर कोई भी चीज़ हो चुका था, ठीक है, उसको रोक पाना पॉसिबल नहीं था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1937 में क्या होता है कि चुनाव के बाद बिहार में गठित कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करने हेतु दृढ़ संकल्पित थे, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि किंतु उसके प्रयासों के बावजूद जो हिंदू मुस्लिम एकता क्या हुई टूटती नजर आ रही थी, ठीक है। बिहार में इस द्वेष का जो कारण था प्रांत में सत्ता के उपभोग की जिम्मेदारी का प्रश्न था, और वंदे मातरम की राष्ट्रीय गीत के रूप में भी गाए जाने और हिंदू के स्थान पे आपका उर्दू के स्थान पे हिंदी का उपयोग किया जाना था। यानी कहने का मतलब कि बिहार में इस द्वेष का जो कारण आप देख सकते हैं, प्रांत में सत्ता के उपभोग में हिस्सेदारी का प्रश्न में था, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाए जाने और उर्दू के स्थान पे क्या उपयोग करना था, तो हिंदी उपयोग आदि था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है इसके साथ ही मुस्लिम लीग की धार्मिक जो प्रतिबद्धता ने इस कट्टरता को और आगे बढ़ाया और आपका बढ़ाने का कार्य भी किया, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार में मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभावों के चलते क्या होता है कि अगस्त 1937 में जो बिहार मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने बिहार के मंत्रिमंडल में मुसलमानों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने संबंधी प्रश्न उठाया था। यानी कि यहाँ पे मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने के संबंधित जो है प्रश्न भी उठाए गए थे। तो किसके द्वारा, बिहार मुस्लिम जो आपके ये पार्टी जो थी आपकी यानी बिहार मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने ऐसा आपका प्रश्न भी उठाया था कि उचित प्रतिनिधित्व मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और जिन्ना और को पटना आने का आमंत्रण दिया गया, नहीं वो यहाँ पे आए निमंत्रण पे, ठीक है, भोज वाला निमंत्रण नहीं है, ठीक है। ये पार्टी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए है।
जिन्ना और अब्दुल अजीज ने स्थानीय संवैधानिक संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था को लागू करने की मांग की। यानी किस तरह, तो जिन्ना और अब्दुल अजीज ने क्या किया कि स्थानीय संवैधानिक संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को लागू करने की बात की और वंदे मातरम की को क्या किया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में भी गाए जाने का विरोध किया कि ये आप नहीं गा सकते। ठीक है, ये मतलब इनका एक तरह से इन दोनों का जो जिन्ना और अब्दुल अजीज के द्वारा आपका ये विरोध किया जाता है। ठीक है, इस बीच क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जुलाई 1938 में बिहार के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए और 26 अगस्त 1938 को मुस्लिम लीग द्वारा फ़िलिस्तीन दिवस मनाया गया। कब, तो आपका 26 अगस्त 1938 को फ़िलिस्तीन दिवस मनाया गया। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इस अवसर पर बिहार मंत्रिमंडल की सुरक्षा नीति और वर्धा योजना की निंदा की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पटना में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्व अपनी संस्कृति दूसरे पर भी लागू करने का प्रयास कर रही है। कौन, तो ये अली जिन्ना का वक्तव्य था पटना में। ठीक है, भारत को हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। ठीक है, कौन, कांग्रेस करना चाहती है, ऐसा कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, मुस्लिम लीग की मुख्य मांग जो थी, आपको मुख्य मांग लीग को मुसलमानों का एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में स्वीकार करने की थी। यानी वो चाहते थे कि मुस्लिम का अगर कोई भी पार्टी होगा तो सुप्रीम केयर कौन करेगा, तो मुस्लिम लीग ही करेगी मुसलमानों का। ठीक है, तो ये माना था आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना जी का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देश के अन्य लोगों भागों की तरह बिहार में भी प्रतिक्रियावादी शक्तिशाली क्रियाशील थे। ठीक है, शक्तियाँ जो थी वो क्रियाशील थी उस टाइम भी। इन लोगों ने पाकिस्तान योजना के पक्ष में लोकमत बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया और कुरान और हदीस को आधार बनाकर यह साबित करने का प्रयास किया कि एक राष्ट्र का सिद्धांत इस्लाम विरोधी और द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत जो है इसके अनुकूल है। ठीक है, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके अनुकूल है और एक राष्ट्र अगर बनाया जाए तो वे इस्लाम विरोधी है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से उनका वक्तव्य आता है। ठीक है, आपका आगे देखना है कि इसी बीच क्या होता है कि 1941 में क्या होता है कि मध्य में बिहार शरीफ में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा जो पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाए जाने के कारण क्या होता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह सांप्रदायिक दंगे के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे की भयावह स्थिति को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद ने प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में क्या किया, कांग्रेस शांति दल का गठन किया। कब, तो मतलब सांप्रदायिक भयावह स्थिति जब होने लगी तो क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी और अब्दुल बारी के नेतृत्व में क्या किया गया कि इस कांग्रेस शांति दल का एक गठन किया जाता है जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु शांति दलों का स्थापना करना था। ठीक है, क्योंकि अब तो शांति चाहिए थी। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि हालांकि 1942 में क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के लोकप्रियता के आगे यह मुद्दा गौण हो गया, किंतु यह समस्या भारतीय राजनीति में गहरी पैठ बना चुकी थी और आंदोलन समाप्त होते ही ये पुनः उजागर सामने आई। ठीक है, उभर कर सामने आई और आप जैसा कि देख ही चुके हैं किस तरह से आपका जब भारत आज़ाद हुआ था तो दोनों जो समुदाय थे वो किस तरह से भिड़ गए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है कि जहां कांग्रेस भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, वही मुस्लिम लीग जो था विभाजन करो और भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी। ठीक है, दोनों का नारा अलग हो चुका था। ठीक है, 1944 में क्या होता है कि बिहार प्रांतीय जो मुस्लिम लीग के आदेश पे क्या होता है कि आपका बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के आदेश पर 1944 में क्या होता है कि राज्य में 23 मार्च को उर्दू दिवस और 23 मार्च को उर्दू दिवस और पाकिस्तान दिवस मनाया गया और 9 से 10 अप्रैल को गया में पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गया में आप पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है बंगाल के प्रधानमंत्री यानी वहाँ पे सीएम जो होता था उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था ख्वाजा नजीमुद्दीन ने किया था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक विद्वेष को जो है वो क्या उद्देश्य से गांधी जी ने राजगोपालाचारी प्रस्ताव के आधार पर जिन्ना से समझौता करना चाहिए कि मतलब इस तरह का जो सांप्रदायिक विद्वेष हो रहा है तो क्यों ना जो राजगोपालाचारी के प्रस्ताव के आधार पर महात्मा गांधी ने क्या किया कि रोकने के विद्वेष को रोकना चाहते थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि राजगोपालाचारी के आधार पर जो है
प्रस्ताव राजगोपालाचारी जो लाते हैं, उनके आधार पर जिन्ना को समझौता करना चाहते थे, ठीक है। कौन? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंसा इस तरह का ना बढ़े। हालांकि जिन्ना इस साथ को स्वीकार करने के पक्ष में थे, ठीक है, प्रस्ताव को वो मानना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग पर गांधी जी को रोकती चाहिए, ठीक है। यानी वो चाहते थे कि गांधी जी इसको स्वीकार कर दे, जो गांधी जी समर्थन नहीं कर रहे थे, अतः यह बात वार्ता विफल हो गई, ठीक है। क्योंकि कौन अपने देश का विभाजन चाहेगा, ठीक है। अगर कोई भी इंसान है, संप्रदाय को जरूर वो बचाना चाहेगा, लेकिन देश का विभाजन तो कोई नहीं चाहेगा। तो यही महात्मा गांधी जी के साथ जो है थी मूल समस्या, उस समय भी उठ खड़ी हुई थी, ठीक है। मार्च 1946 में क्या होता है कि जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा की कि पाकिस्तान की मांग से इतर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कब? 1946 में, आप मार्च के टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। इस समय तक जो है जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे, यानी काफ़ी ये फेमस हो चुके थे। कांग्रेस के लिए अब उनकी उपेक्षा करना जो है संभव नहीं था कि आप जो है कांग्रेस जो है वो ऐसा कर भी सकती थी, ठीक है। करना तो चाहती ही होगी, लेकिन वो तो फेमस हो चुके थे मुसलमानों के बीच में। आगे आप देखिए क्या होता है कि इसी बीच जो होता है विवेल योजना के आधार पर 1946 में जो है चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम लीग की मजबूती मिली और तथा पाकिस्तान की मांग के मुद्दे पर मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रही, ठीक है। और ये क्या किया जाता है कि मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई। 1946 में आई कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को उठाए जाने के बाद क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और जिसके फलस्वरूप बंगाल में भयानक सांप्रदायिक आपके दंगे देखे गए थे। कब? तो 16 अगस्त 1946 में। और ये क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया पाकिस्तान की मांग को। कब? तो आपका साल है 1946 में, ठीक है। और तो उसके बाद क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगे आपको देखने को मिलते हैं। यानी ये जो है 16 अगस्त आपके 1946 में कौन सा आपका किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ये पूछता भी है, याद रखिएगा ये, ठीक है। बंगाल का पड़ोसी होने के कारण जो है बिहार में इन दंगों के प्रभाव जो रहा, ठीक है। बंगाल का पड़ोसी होने के कारण जो है वो बिहार भी इस दंगे का प्रभाव में रहा, और बिहार जो है पटना और छपरा, जहानाबाद, बांका और भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है, ठीक है। यानी आपका जो पूर्वी बिहार, आपका पश्चिमी बिहार हो गया, उसके अलावा जो आपका दक्षिणी बिहार में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ पूर्वी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी मतलब पूरे बिहार में भी, वहाँ पे भी मतलब समस्याएं स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मुस्लिम लोग जो है इस संप्रदाय तनाव का भरपूर लाभ उठाने हेतु प्रयासरत थी। इसी क्रम में क्या होता है कि 5 मार्च 1947 को गांधी जी का दौरा शुरू होता है, ठीक है। और उनके द्वारा जो उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में सांप्रदायिक एकता और सामाजिक सद्भाव कायम रखने हेतु अनेक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया उनके द्वारा, कि सांप्रदायिक रूप से ना कोई लड़े, ठीक है। मतलब उनका मानना था कि देश में शांति रहे, मरेगा तो कोई भी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, लेकिन मरेंगे तो इंसान ही, ठीक है। किंतु मुसलमानों के ऊपर अब लीग का प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि वो अब चाह रही थी कि अब एक मुसलमान देश बन के ही रहे, ठीक है। उसके अलावा जो है बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने क्या किया कि विस्थापितों के पुनर्वास की मांग के साथ बिहार विभाजन की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की, ठीक है। यानी बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने के विस्थापितों के पुनर्वास की मांग के लिए जो बिहार विभाजन की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, कि बिहार का विभाजन कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या होता है कि इसमें बोला जा रहा है कि पूर्णिया हो गया, दक्षिण भागलपुर, जो भागलपुर का दक्षिण हिस्सा, मुंगेर का दक्षिण हिस्सा, जहानाबाद, नवादा और गया की पुलिस जो मुस्लिम क्षेत्र बनाने का जो है सुझाव था, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये एरिया जो है मुस्लिम क्षेत्र बना दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मुसलमानों का शासन रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ ही बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग की किशनगंज में आयोजित बैठक में राजा गजनफर अली ने क्या किया कि पूर्णिया, उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर और संताल परगना को बंगाल प्रांत में मिलाए जाने के प्रस्ताव पेश किया, जिससे सब सम्मति से क्या कर दिया गया, क्या क्योंकि पास कर दिया गया, किसके द्वारा? तो ये गजनफर अली के द्वारा। और कहाँ? तो आपका किशनगंज जो है आपका सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा, पूरब में है आपका, बिहार के पूरब में किशनगंज है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि अतः इन सभी परिस्थितियों को भयावता को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रांत के गवर्नर और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि से क्या किया कि विचार विमर्श करने के आधार पर क्या किया कि वो उनके द्वारा विचार विमर्श किया गया, ठीक है। ये तो दुष्ट थे ही बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 3 जून 1947 को देश के विभाजन की घोषणा की, क्योंकि ये जो चाह रहे थे पूरा होने वाला था, ठीक है।
हालाँकि देश का एक विशाल बहुमत जिसमें मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी शामिल था, इस विभाजन के खिलाफ था। वो नहीं चाहते थे कि मतलब जो भारत का जो है वो विभाजन हो, ठीक है? क्योंकि नुकसान तो बहुत लोगों को होता है, भारतीयों, मुसलमानों को होता, मुस्लिम आपको पाकिस्तान एरिया वाले भी जो इधर आते, भारत में आते, तो ये समस्या तो सबको होता है, घर छोड़ के जाना पड़ता, ठीक है? बहुत सारी समस्याएँ होती है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह भी स्थापित होते हैं, ठीक है? लोगों का काम है कि पेपर पे क्या करना है कि डिवाइड कर देना, लेकिन पेपर पे तो डिवाइड इंसान पार नहीं करता ना, तो इंसान तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उनको पता है कि क्या तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन मुस्लिम लीग की हट धर्मिता ने देश को विभाजन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ना चाहते हुए भी सभी को विभाजन के निर्णय को व्यवस्था पूर्वक जो है स्वीकार करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि मुसलमान लोग, बहुत लोग चाहते थे, ऐसा नहीं था, वो मुसलमान लोग भी चाहते थे कि ऐसा ना हो, ठीक है? क्योंकि वो भी तो आके भारत के ही निवासी थे, ठीक है ना? यहाँ अभी भी है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, ठीक है? यहाँ देखिए क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन की विफलता के पश्चात क्या होता है कि भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया, ठीक है? ब्रिटिश सरकार की दमन जो पूर्ण कार्रवाई से क्षुब्ध बंगाल के युवकों ने क्या किया कि क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ ली, बम और पिस्तौल की राजनीति की शुरुआत की गई, ठीक है? उसके अलावा देखिए क्या होता है कि नरमपंथी जो राजनीति की अव्यवहार्यता तथा गर्मपंथी राजनीति की सफलता असफलता, आयरिश राष्ट्रवादी और रूसी निहलिस्टों के वीरतापूर्ण कार्य आदि ने इन युवकों को क्या किया कि आपके व्यक्तिगत वीरता के इस मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। यानी नरमपंथी राजनीति की अव्यवहार्यता थी, गर्मपंथी की जो राजनीति की असफलता भी थी, उसके अलावा जो राष्ट्रवादी जो थे उसके अलावा आयरिश राष्ट्रवादी भी थे, उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो व्यक्तिगत वीरता के इस मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया, ठीक है? मतलब आपको आगे बढ़ाया गया। बंग बंग बिंदु विरोधी आंदोलन जो किया जाता है, बंगाल के क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाया। तो कब? तो बंग बंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल के क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन आपका स्टार्ट किया था, ठीक है? देखिए क्या होता है कि पुलिन दास की सुझाव पर जो है अक्टूबर 1906 में ढाका में अनुनिशीलन समिति की स्थापना होती है। तो कब? आपका पुलिन दास के सुझाव से कब? तो 1906 में, और ढाका में किया जाता है। ढाका यानी बांग्लादेश अभी वर्तमान का। इस समिति के जो है आप माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई थी, ठीक है? बंगाल का पड़ोसी होने के नाते बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है? क्योंकि बंगाल में जो होगा तो आपको बिहार में तो देखने को मिलेगा ही। बिहार में जो है क्रांतिकारी विचारों के प्रचार में जो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ थे, केदारनाथ बनर्जी थे, और ये क्या थे? तो बाबू जी ठाकुर दास थे, ठीक है? उस समय के जो थे। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर क्या किया कि द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया था, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग फोर्ट की हत्या कर दी गई। तो कब? आपका 1908 में। और किसके द्वारा? तो दो लोग थे जो आपके सुभाष चंद्र खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस जी याद आ रहा है, ठीक है? वो नहीं थे, याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है? कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे। कौन? तो किंग फोर्ट की हत्या कर दी जाती है। इसमें मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील प्रिजल कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? लेकिन प्रयास तो किया जाता है, लेकिन वो नहीं मरते हैं। मरते कौन है? तो प्रिजल कैनेडी की पत्नी और बेटी मर जाती हैं, ठीक है? मतलब मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कि इस घटना के बाद जो पुलिस ने क्या किया कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, और प्रफुल्ल चाको ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु आत्महत्या कर लिया था, ठीक है? याद रखिएगा, बाद में खुदीराम बोस जी को क्या किया जाता है? आपको फांसी दे दिया जाता है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जो है बम कांड की इस घटना ने नव युवकों को प्रेरित किया था, ठीक है? उसके बाद जो 1908 का जो देखा गया था, इस के बाद क्या होता है कि रेवती नाग चुन पांडे, छोटन सिंह आदि नव युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है?
1913 में क्या होता है कि सचिन नाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई। तो कब? 1913 में। किसके द्वारा? सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। कहाँ पे? तो पटना में। कौन सी समिति? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। रेवती नाग ने इस समिति के माध्यम से भागलपुर और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि क्या होता है कि इस बीच क्या होता है कि ये टाइम क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का था। तो 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। आरंभ होने और सरकार के कठोर दमन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में स्थिरता आई, और किंतु बाद में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जो असफल होता है 1920 वाला। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसके संदर्भ में ऊपर देख चुका है। ठीक है, देखा है हमने। अंग्रेजों की दमन पूर्ण नीतियाँ जो होती है और आपका रूस में साम्यवादी व्यवस्था की सफलता जो है ने भारत में पुनः इस विचारधारा को प्रबल प्रदान किया, और क्या किया कि बल प्रदान किया, और क्रांतिकारी आतंकवाद के द्वितीय चरण की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यानी हिंसा फिर से ये भड़क जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि इस संदर्भ में इस दौरान क्या होता है कि देखेंगे कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में जो है पटना युवक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इस संघ ने क्या किया कि जुड़े जो महत्वपूर्ण नेता मनिंद्र नारायण राय थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, उसके अलावा कृष्ण वल्लभ सहाय थे, और ब्रिजनंदन प्रसाद थे। तो किस घटना से? तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पटना युवक सेवा संघ की भूमिका जो थी, इस संघ से कौन कौन जुड़े थे? तो मनिंद्र नारायण राय थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, और कृष्ण वल्लभ सहाय और विजयनंदन प्रसाद जो थे इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि इस बीच क्या होता है कि 1929 में क्या होता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांति सिंह के नेतृत्व में पटना में क्या होता है कि पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके महामंत्री कौन थे? तो ज्ञान साहा थे। ठीक है, पटना में प्रकाशित होने वाला युवक जो थे नामक जो थे आपके पटना में प्रकाशित होने वाला जो युवक नामक मासिक पत्रिका थी, कब आती थी? तो मासिक थी। बिहार में जो थी क्रांतिकारी भावना को उभारने में भी सफल प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो भी पॉइंट है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1928 में क्या होता है कि बिहार में दल सिंह राय के नेतृत्व में क्या होता है कि राजनीतिक डकैती की घटना सामने आई थी। ठीक है, यानी 1908 के समय में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जून 1929 में क्या होता है कि चंपारण के मौलनिया गांव में क्या होता है कि डकैती डाली गई। तो याद रखिएगा, चंपारण के मौलनिया गांव में डकैती डाली गई थी। चंपारण डकैती से संबंध लोग जो थे वो जोगेंद्र शुक्र भी थे, केदार मणि शुक्ल भी थे, परमानंद वलुक सिंह भी थे। ठीक है, यानी सब जो थे वो सभी लोग ही इस तरह के काम कर रहे थे। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान क्या होता है कि केंद्रीय विधानसभा में जो थे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंके जाने के बम की घटना ने बिहार में युवकों को भी प्रभावित किया। यानी किस बात पे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पे जो है बहस के दौरान केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंक दिया जाता है इन दोनों नेताओं के द्वारा। ठीक है, जो बाद में इन दोनों को जो है वो आपका फांसी दिया जाता है। ठीक है, और ये जो थे वो बहुत बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, आज भी हम इनको याद करते हैं। ठीक है, बिहार में जो है क्रांतिकारी युवकों ने 15 जून 1931 को हाजीपुर मेल ट्रेन का खजाना लूटने का प्रयास किया। तो किसके द्वारा? तो आपका कब? तो 15 जून 1931 में। और हालांकि वे असफल रहे। ठीक है, क्योंकि वो इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, पुलिस आ गई होगी। ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है कि बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का व्यापक विकास तो नहीं हुआ, किंतु इस दौरान जो है छिटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां होती रही। ठीक है, मतलब विकास नहीं हो पाया, क्रांतिकारी आतंकवाद जो बोलते हैं। ठीक है, जिसने क्या किया कि बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया जो भी पॉइंट थे। अभी जो हम देखेंगे वो स्पेशली क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार को देखेंगे, यानी पाश्चात्य शिक्षा का विकास जो बिहार में देखने को मिलता है। तो देखेंगे आपका कब? तो आपके ब्रिटिशर के टाइम। प्राचीन काल में क्या होता है कि प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। इस काल में क्या होता है कि बिहार के नालंदा, उदनपुरी और विक्रमशिला शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि मध्यकाल में आ जाइए, तो मध्यकाल में देखेंगे कि पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर क्षेत्र
जो है वो शिक्षा के जो केंद्र के रूप में जाने जाते थे। इस काल में जो है शहरों एवं गाँवों में प्राथमिक विद्यालय के साथ ही संस्कृत और फारसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्यकाल में देखिएगा, प्राचीन काल में हमने ये देखा है, नालंदा देखा है, दंतपुर विक्रमशिला को हमने देखा है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट फास्ट पढ़ती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा ना। देखिए, इस काल में क्या होता है कि शिक्षा का विकास जो है वो मूलतः राजाओं, जमींदार और समाज के धनाढ़ वर्गों के लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान के द्वारा ही निर्भर हो पाता था, यानी सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं था। ठीक है, बाद में किया जाता है 1813 के लगभग में। ठीक है, जब 1 लाख रुपया दिया जाता है। क्या होता है कि अंग्रेजों ने भारत आगमन के बाद क्या किया, उनकी जो है अपनाई गई अपनी वैश्विक नीतियों के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त एवं ऐसी ही व्यवस्थाओं के लागू होने के कारण क्या होता है कि राजाओं और जमींदारों की आय में गिरावट है। इसका जो है सीधा प्रभाव उनके द्वारा शिक्षा के विकास में भी दी जाने वाली सहायता पे आती है। ठीक है, सहायता पे पड़ी। बाद में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया भी है कि आप देख सकते हैं, उसके अलावा देखिएगा क्या क्या होता है कि आधुनिक भारत में जो शिक्षा के विकास में 1813 का जो महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। ठीक है, 1813 का जो चार्टर आता है, गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था, किंतु इस पर अमल नहीं किया गया। दे तो दिया गया फंड, लेकिन यूज़ कहाँ हुआ सोच लीजिए आप। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि 1835 में जो है लॉर्ड विलियम बेल्टी के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति की शुरुआत की गई। जहाँ लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं है वहाँ पे इंग्लिश आप सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बिहार में आधुनिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ होता है 1835 में होता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा को बोला जा रहा है। ठीक है, मैकाले प्रस्ताव के बाद क्या होता है, आधार पे जो है पटना में एक अंग्रेजी आपके स्कूल की स्थापना होती है। मैकाले प्रस्ताव के बात कहाँ पे, तो पटना में। ठीक है, क्या होता है कि 1835 में देखिएगा पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि में जो है जिलों में भी जिला स्कूल की स्थापना की जाती तथा 1863 यानी देवघर में जो मोतिहारी में आभा हजारीबाग और चाईबासा यानी झारखंड वाले एरिया में जो है स्कूलों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1854 में क्या होता है कि चार्ल्स वुड की सिफारिश के बाद जो है वो आधार पे 1958 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके आधार पे, तो चार्ल्स वुड के। कब आया था, तो 1854 में आता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो वुड डिस्पैच में जो है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम को महत्व को ध्यान में रखकर के बिहार में भी अनेक कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपका बोला जा रहा है कि 9 नवंबर क्या होता है कि 9 जनवरी 1863 को क्या होता है, पटना कॉलेज की स्थापना होती है। तो पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके कुछ समय बाद क्या होता है कि आपका मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रांची और हजारीबाग इलाकों में, नगरों में कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। बिहार में उच्च शिक्षा के विकास में 1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कब, तो 1917 में। तो पटना यूनिवर्सिटी जो है उच्च हायर एजुकेशन के लिए, याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी 17 में होती है और कॉलेज पहले 1863 में बनता है। ठीक है, बाद में हम देख सकते हैं कि विज्ञान संबंधी शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है वो 1928 में साइंस कॉलेज की स्थापना होती है। पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में, 1947 में जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1917 में क्या होता है कि गठित जो सैडलर आयोग ने विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात की। हालांकि बिहार में इस आयोग की सिफारिश से पूर्व भी 1902 में क्या होता है कि बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी नागरिक हेनरी फिलिप्स के अनुदान पर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना की जा चुकी थी। तो कहाँ पे, तो बिहार के समस्तीपुर में। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है कृषि के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देना था। ठीक है, यानी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करने थे तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। कब, तो 1902 में। कहाँ पे, तो समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पशुओं के विकास के लिए जो 1930 में पटना में वेटनरी कॉलेज की देखते पटना वेटनरी कॉलेज जो 1930 में बनता है। खनिज संसाधनों में उचित होने का प्रबंध करने के उद्देश्य से है धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो आपका माइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आपका झारखंड में माइंस वगैरह है कोयले की खान, तो वहीं पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है,
साथ ही इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत की बात की जा रही है कि आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास में ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं और आपके जो प्रमुख व्यक्तियों ने भी भूमिका निभाई थी, यानी उस समय के जमींदारों के द्वारा भी जो धनाढ़ लोग थे उन्होंने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया था उस समय दैट टाइम में। ठीक है, ब्रह्म समाज के तत्वाधान में क्या होता है कि पटना में राम मनोहर राय सेमिनरी और आर्य समाज द्वारा जो वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए बिहार में क्या किया जाता है कि अनेक क्षेत्रों में डीएवी स्कूल खोले जाते हैं। तो पटना में सेमिनरी कॉलेज है, आप जब जाएंगे खजांची रोड में तो वहाँ पे, और आप आर्य समाज वैदिक आप देखेंगे तो डीएवी का स्थापना किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार में मुजफ्फर में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1872 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इमराद अली खान द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी इमराद अली खान के द्वारा किया था। पटना में मोहड्डम जो एजुकेशनल सोसाइटी के गठन किया गया, और पटना में क्या किया तो मोहड्डम जो थे एजुकेशनल सोसाइटी का भी गठन किया गया। इसके तत्वाधान में क्या होता है कि पटना सिटी में 1886 में मोहनडम एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, यानी कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के 1 साल के बाद आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मोहनडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना में शमसू उलेमा और मोहम्मद हसन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो मोहम्मदम एंग्लो अरबिक जो 1886 में एस्टेब्लिश होता है शमसूल उलेमा और मोहम्मद हुसैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विमेन का एजुकेशन है उसको देख लेते हैं कि नारी शिक्षा के विकास के लिए बिहार में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे थे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1847 में, याद रखिएगा 1947 नहीं 1847 में क्या होता है कि पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई, और 1867 तक क्या होता है 2 अन्य बालिका स्कूलों की स्थापना भी की जाती है। कब, तो 1867 में। ठीक है, 1914 में क्या होता है कि बिहार उड़ीसा की सरकार के संयुक्त प्रयास से नारी शिक्षा की वास्तविक स्थिति की पड़ताल करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई थी। तो कब, तो आपका बिहार और उड़ीसा की सरकार ने संयुक्त प्रयास से नारी शिक्षा को वास्तविक स्थिति को पड़ताल करने के लिए, ठीक है, कब 1914 में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इस समिति ने बिहार में महिलाओं को उच्च शिक्षा की स्थिति को कम मजबूत बनाने हेतु बांकीपुर और कटक के कन्या विश्वविद्यालय में क्या किया कि इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलाने की सिफारिश की। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपका जो है हायर एजुकेशन जो वुमेन को दिया जाएगा, तो कहाँ पे, बांकीपुर जो स्कूल है कटक जो उड़ीसा वाला जो है कन्या विद्यालय में इंटरमीडिएट की कक्षा चलाने की सिफारिश की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किया गया, तो यहाँ पे इस समिति के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक कमिश्नरी में क्या होता है कम से कम एक कन्या विद्यालय अवश्य खोले जाए। कौन से समिति थी ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उड़ीसा और एक समिति जो गठन किया गया तो 1914 में, ठीक है, संयुक्त प्रयास करके शिक्षा को लाया गया था। तब कब, तो बिहार और उड़ीसा में। कब, तो आपका जो 1914 बना था। इसके द्वारा क्या किया गया कि आप देख सकते हैं कि कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाए। कहाँ पे, तो एक आपका कमिश्नरी में, प्रत्येक कमिश्नरी में। आपका हार्टेक समिति आता है 1929 में। क्या होता है, तो महिला में बिहार में स्त्रियों की शिक्षा के विषय में निम्न व्यक्त किए थे। तो क्या किया था, तो 25 लाख लड़कियों में से शिक्षा पाने वाले लड़कियों की संख्या महज 1,16,000 थी, यानी 25 लाख गर्ल थे, लेकिन मिल कितने को रहा था, तो 1,16,000 ही एजुकेशन पा रही थी। ठीक है, ये भी सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, इस पर आप कंफर्म ना रहें। ठीक है, कुल 1,16,000 जो है वो शिक्षा प्राप्त करने वाली जो लड़कियों में से 1,10,000 जो थे प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 1,16,000 में जो लड़कियां थी 1,10,000 जो थे आपके प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर में जो है आप देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा की जो आप एजुकेशन को देखेंगे तो क्या होता है कि गिनी चुनी हिंदू और मुस्लिम बालिकाएं थी, जबकि आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा की बात की जाए तो प्रांत की हालत दयनीय थी। मतलब हायर एजुकेशन तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो किंतु किंतु अब स्थिति बदल चुकी है। सांस्कृतिक जागरण के कारण क्या हो रहा है कि कुछ तत्व नज़र आने लगे थे, ठीक है? बाद में क्या होता है कि ये जो स्थितियाँ जो थी वो बदल जाती है, ठीक है? संस्कृति जागरण आता है और बाद में जो है एजुकेशन में गर्ल को भी आपको पदार्पण किया जाता है। बदलते समय के साथ इसी इसी शिक्षा पद्धति ने बिहार में नवीन विचारों और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाँकि क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा वस्तुतः क्या थी, तो औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। इनका उद्देश्य क्या था? अपने लिए सस्ते क्लर्की प्राप्ति करना था। यानी उपनिवेशिक हितों की क्यों थी? क्योंकि वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि एक सस्ते क्लर्क उनको भारत से ही मिल जाए। भारत के लोगों को यह महसूस कराना था कि सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिमी लोग जो है से वो पीछे है। कौन? तो भारतीय लोग पीछे हैं और अंग्रेज लोग बहुत तेज हैं, ठीक है? उसके अलावा देखिए फिर भी जो भारतीय जनजीवन का इसका सीमित सकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिला था, ठीक है? भारतीयों को भी कम से कम एटलीस्ट जो पढ़ नहीं रहे थे वो पढ़ पाए और अपने कल्चर को भी जान पाए और फ्रीडम फाइटर में वो स्ट्रगल कर पाए, ठीक है? और जो शिक्षित लोग थे वो उन्होंने अन्य शिक्षित अशिक्षित लोगों को शिक्षित भी किया, ऐसा भी देखने में आया। बहुत सारे जो सामाजिक संगठन उस समय के थे, ठीक है? हमने ऊपर पढ़ा अभी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए कारण क्या होता है? पश्चिम जो उनके ज्ञान विज्ञान को पढ़ाने का मौका मिला, ठीक है? अंग्रेजी जो है अंग्रेजी भाषा को आपने हमें सिखा दिया, तो पश्चिम यानी वेस्टर्न एजुकेशन को भी देखा गया। इनमें क्या किया गया कि इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी विकास हुआ कि किस तरह से आप जो है मॉडर्न बनते हैं, मैं भी तो देखूँ, ठीक है? तो इंडियन भी ऐसे जान पाए, उनकी कमियों को भी इसी के द्वारा निकाला गया, ठीक है? विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का अध्ययन करके अपने वैश्विक शासन की वास्तविक स्थिति को समझ पाए और इसी संदर्भ में अंग्रेजों की आर्थिक नीति की मीमांसा की, ठीक है? और जिनमें धन के निष्कासन का सिद्धांत निकल कर सामने आया, क्योंकि अगर इंग्लिश वो नहीं पढ़ते तो कैसे जानते, ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी के टाइम में ये किया गया, तो उनके द्वारा देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि देश में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिससे क्या किया कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता में जो है राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है? साथ ही क्या होता है कि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व इसी ब्रिटिश आधुनिक शिक्षा की उपज थी। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप नेतृत्व करता देख रहे हैं, तो इसमें कैसे हो पाया? तो आपका अगर एजुकेशन नहीं मिलता तो अपने अधिकार को भी भारतीय नहीं जान पाते, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाए, तो आधुनिक काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास जो होता है, यानी यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन जो बिहार में इन मॉडर्न पीरियड के टाइम में जो दिया जाता है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में रिगार्डिंग हम देखेंगे, ठीक है? बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास में जो बोला जा रहा है, सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए गए थे। तो कहाँ पे तकनीकी शिक्षा के विकास में सरकारी भी किए जाते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाते थे। राज्य में तकनीकी शिक्षा का विकास पश्चात शिक्षा के विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया था, ठीक है? पश्चात शिक्षा आने के बाद जो है वो तकनीकी शिक्षा का भी विकास देखने को मिलता है। बिहार में जो है अब राज्य के पहले तकनीकी शिक्षा की स्थापना कहाँ होती है? तो 1872 में जो है मुजफ्फरपुर में किया जाता है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के टाइम में आप देख सकते हैं, ठीक है? मुजफ्फरपुर में। उसके अलावा देखिए कि इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज की पश्चिमी उद्योग प्रौद्योगिकी से परिचित करा के उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना था। यानी आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी देख करके वुमेन जो सोसाइटी थी उनको क्या करना था? डेवलप करना था, ठीक है? उसके अलावा देख सकते हैं इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 1873 में क्या होता है कि एक शाखा पटना में भी खोली जाती है। 72 में तो आपका खोला जाता है, 1872 में मुजफ्फरपुर में, उसके बाद पटना में 1873 में, 1 साल के बाद, ठीक है? देखिए बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास में जो है वो राज्य के समस्तीपुर जिले में पूसा में स्थापित अनुसंधान फार्म का एक प्रस्थान बिंदु है, ठीक है? एक प्रस्थान बिंदु स्टार्ट किया जाता है। याद रखिएगा कि ये सब जो है वो ड्यूरिंग आपके जो एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, ठीक है? प्रारंभ में क्या होता है कि आप बोलेंगे कि ये कहाँ काम आएगा, तो बीपीएससी जब मेंस लिखेंगे ना, तो आपको एक पेपर इससे रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक आपका हिस्ट्री वाला जो पेपर 1 है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस पे आपको पाश्चात्य शिक्षा का विकास आता है, ठीक है? याद रखिएगा। प्रारंभ में इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है अच्छी नस्ल के घोड़ों को तैयार करना था। आगे चलकर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में क्या होता है कि आपका पूसा कृषि विद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि 1904 में क्या किया गया, तो 1904 में पूसा का
कृषि विद्यालय बनता। ठीक है, 1902 में तो आपने देखा था कि अमेरिकी जो थे वो 1902 में एक एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ जो है कृषि क्षेत्र में शोध और उत्पादन क्षमता में विकास के लिए अनुसंधान किया जाता था। ठीक है, किया जाता था। उसके अलावा जो है राज्य में प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास में 1886 का वर्ष उल्लेखनीय है। कब? तो 1886 का, तो आपका प्रौद्योगिकी विकास के लिए, बिहार के लिए इस संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, इसी वर्ष जो है पटना में सर्वे जो है वो सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य जो भूमि सर्वेक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना था। ठीक है, करना था। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि 1886 के बाद क्या होता है कि इस स्कूल में इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रम को जोड़ दिया गया था और इसका नाम बदल के क्या किया गया था, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। वर्तमान में जो है यह संस्था जो NIT संस्थान के रूप में कार्यरत रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि 86 का वर्ष जो है वो इंजीनियरिंग स्टार्ट किया जाता है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज इसका नाम था। ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया जाता है। वर्तमान में ये NIT पटना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1924 में क्या होता है कि यहाँ स्नातक स्तर की इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाने लगी। कब? 1924 में। उसके बाद क्या देखेंगे, पटना के बाद जो भागलपुर के साबौर जो है वो मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर का साबौर जो है वहाँ पे, पटना के बाद भागलपुर के साबौर और मुजफ्फरपुर में भी क्या किया जाता है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बिहार में तकनीकी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है इस विश्वविद्यालय की में जो है विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। यानी तकनीकी शिक्षा में महत्व को स्वीकार किया गया बिहार में जो है, और आपका पटना यूनिवर्सिटी बनाया गया 1917 की में बनाया गया, और विज्ञान विभाग का यानी साइंस डिपार्टमेंट का यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया कॉलेज में। ठीक है, देख सकते हैं कि 15 नवंबर 1928 को क्या होता है कि इस विज्ञान विभाग का नाम बदल के साइंस कॉलेज रख दिया गया। ठीक है, बाद में यही जो विभाग है वो आपका साइंस कॉलेज पढ़ता है। कब? तो 15 नवंबर 1928 में। इसमें क्या होता था, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, उसके अलावा आपको भू विज्ञान, सांख्यिकी विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इस कॉलेज में जो है सभी विषयों से संबंधित प्रयोगशाला काफ़ी उच्च स्तर की थी। ठीक है, कई मामलों में यह राष्ट्रीय स्तर की थी। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद जो समस्तीपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के नाम बदलकर क्या किया गया, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। यानी कहने का मतलब जो समस्तीपुर में था आज़ादी के बाद ये लाया जाता है, कृषि विश्वविद्यालय का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। वर्तमान में जो है ये भारत के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। ठीक है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए काफ़ी टॉप माना जाता है ये समस्तीपुर वाला। ठीक है, उसके अलावा कृषि क्षेत्र में संबंध सभी अन्य जो है वो विश्वविद्यालय ने तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अलावा तिरहुत या दरभंगा वाला। ठीक है, उसके अलावा देखिए बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबर यानी भागलपुर, बिहार वेटनरी कॉलेज जो आप देखते हैं। उसके अलावा जो देखेंगे कि बिहार का भागलपुर स्थित टसर सिल्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल की स्थापना की गई। कहाँ? तो आपका भागलपुर में। ठीक है, यहाँ पे भी टसर सिल्क वगैरह कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई मेडिकल कॉलेज की क्या की गई, स्थापना। किसके लिए? तो आपके मेडिकल के लिए। ठीक है, रिसर्च के लिए, और इसमें पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और गया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, हाल ही में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना पटना में की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगली बार में जो है वो हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और टेक केयर और पढ़ते रहें।